हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस सेशन। Ansible ट्यूटोरियल सीरीज में आपका स्वागत है। और Ansible क्या है इस सेशन के अंदर हम देखेंगे। Ansible की एक डेफिनेशन देख लेते हैं। Ansible इज ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर प्रोविजनिंग कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट एंड एप्लीकेशन डिप्लॉयमेंट टूल. It runs on mainly Unix-like system and can configure both Unix-like system as well Microsoft. It includes its own declarative language to describe system configuration. ये विकीपीडिया का स्टैंडर्ड डेफिनेशन है। बट Ansible क्या है मैं आपको अपनी लैंग्वेज में समझाता हूँ। Ansible एक ओपन सोर्स टूल है जो बेसिकली कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट एंड एप्लीकेशन डिप्लॉयमेंट के लिए बेसिकली यूज़ होता है। ये लिनक्स और यूनिक्स और माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ के सपोर्टिव है। मतलब ये सारे बेसिकली ओपन ओएस बेस्ड कॉन्फ़िगरेशन सपोर्ट करता है, जहाँ पे ये कॉन्फ़िगरेशन मैनेज भी करता है, एप्लीकेशन डिप्लॉयमेंट में भी हेल्प होता है। दूसरा क्या है, Ansible को बेसिकली ऑटोमेशन आईटी ऑटोमेशन टूल कहा जाता है। Ansible कैसे काम करता है वो समझते तो Ansible का आर्किटेक्चर बहुत ही सिंपल एंड इफेक्टिव है। तो कैसे काम करता है, तो वो बेसिकली कनेक्ट करता है आपके नोड को। बेसिकली वो यूज़ करता है SSH, जो मतलब कॉमनली यूज़ होता है कनेक्ट करने के लिए। विंडोज़ के लिए विंडोज़ का टूल है WinRM। एंड आपका जो कॉन्फ़िगरेशन आपने उसको प्रोग्राम में जो दिया है वो कॉन्फ़िगरेशन वो पुश करता है आपके नोड पे, एंड आपका नोड पे वो प्रोग्राम रन करता है, एंड आपका नोड का जो डिजायर जो स्टेट है उसको पहुंचाता है। मतलब Ansible का काम क्या है कि आपने जो उसको कमांड दिया है उसको आपके नोड पे रन करना है। बहुत ही सिंपल एंड इजीली समझ सके ऐसा उसका आर्किटेक्चर है। अब ये समझते हैं कि Ansible की मतलब क्या मेन बेनिफिट्स है। बेसिकली क्या होता है कि आईटी मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर या आईटी एनवायरनमेंट के अंदर हम कभी ना कभी या तो कोई इंजीनियर ऐसी सिचुएशन में आता है जो वो मतलब उसका नया होस्ट क्रिएट करता है, वर्चुअल मशीन क्रिएट करता है, उसमें कॉन्फ़िगरेशन अप्लाई करता है, कुछ पैचिंग सर्वर माइग्रेशन के लिए करता है, डिप्लॉइंग मतलब एप्लीकेशन डिप्लॉय करता है, एंड सिक्योरिटी कंप्लायंस मतलब जो आपके ऑडिट के लिए सिक्योरिटी कंप्लायंस हैंडल करता है। तो ये सारे टास्क वो कभी ना कभी करता है। और कुछ ऐसे टास्क होते हैं जो रिपीटिव रहते हैं। तो ये रिपीटिव टास्क एक बार होते हैं, 10 बार होते हैं, 100 बार होते हैं, 1000 बार हो सकते हैं। बट प्रॉब्लम क्या है कि ये रिपीटिव टास्क जब हम फिर से करने जाते हैं तो हर बार वो याद रखना पड़ता है जो सीक्वेंस ऑफ कमांड, कौन से कमांड के बाद रिबूट करना है, ये सारा इंफॉर्मेशन ध्यान रखना पड़ता है। इन केस कोई ह्यूमन मिस्टेक हो गया तो आपका पूरा टाइम बिगड़ सकता है। तो मतलब आपका रिपीटिव टास्क का तो टाइम ज़्यादा है, प्लस आपका रिपीटिव टास्क के अंदर भी कोई गलती हुआ तो हैंडल नहीं होता। तो बेसिकली Ansible यहाँ पे जो डिफरेंस लाता है तो आपके लिए बिग मतलब ह्यूज टाइम डिफरेंस लाता है। दूसरा क्या है कि Ansible एजेंट लेस है। जैसे कि कुछ ऐसे टूल्स है जहाँ पे आपको ऐसा कॉन्फ़िगरेशन चाहिए तो आपको उसके लिए एजेंट डिप्लॉय करना पड़ता है आपके रिमोट मशीन पे, या तो कोई उसका प्लगइन इंस्टॉल करना पड़ता है। जहाँ पे Ansible में ऐसा कुछ नहीं है। Ansible में आप सिंपली उसकी इन्वेंटरी में आपका होस्ट आईपी दे दो या तो DNS आईपी दे दो, Ansible उसके साथ SSH कनेक्ट करके आपका जो प्रोग्राम है उसको रन करेगा। नेक्स्ट है कि Ansible जितना भी उसका कॉन्फ़िगरेशन राइट होता है वो प्ले बुक में राइट होता है। प्ले बुक जो है वो YML फॉर्मेट में रिटर्न होती है। तो प्ले बुक का जो YML फॉर्मेट है बहुत ही ईजी फॉर्मेट है, जहाँ पे की पेयर रहता है और मतलब उसको समझने के लिए वो ईजी फॉर्मेट है। तो इन केस मतलब किसी और बंदे ने आपका जो कॉन्फ़िगरेशन लिखा और आप कोई दूसरा बंदा हायर कर दो, उसके लिए भी अंडरस्टैंडिंग भी इजी रहता है। दूसरा क्या है कि उसका जो कॉन्फ़िगरेशन पोर्शन इतना इजी है जिसकी वजह से उसको मेंटेनेंस में भी आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होता। नेक्स्ट है कि Ansible जो है पाइथन में लिखा हुआ है। जो पाइथन है मतलब मोस्ट पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है और मतलब नॉर्मली सारे इंजीनियर्स उसके फेमिलियर रहते हैं, तो जो इजी टू एक्सटेंड करने में आपको हेल्प रहता है। नेक्स्ट है ओपन सोर्स। मतलब ये की पॉइंट है, मतलब ओपन सोर्स का ये टूल है जहाँ पे उसका डॉक्यूमेंटेशन बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, प्लस उसका कम्युनिटी बहुत बड़ा है, जहाँ पे आपको मतलब कम्युनिटी का हेल्प भी रह जाता है इनकेस आप कहीं पे कोई इंफॉर्मेशन चाहिए तो। ये सेशन अपना Ansible क्या है, Ansible का क्या इंपॉर्टेंस है उसके अबाउट था। नेक्स्ट सेशन के अंदर हम देखेंगे Ansible को कैसे इंस्टॉल करें और बेसिक कमांड्स कैसे रन करें नेक्स्ट सेशन में। Hello friends, welcome back in this session. Ansible inventory.
Ansible स्टार्ट करने से पहले इन्वेंटरी जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि Ansible इन्वेंटरी से ही आप कौन से मशीन पे रन करना है आपको स्क्रिप्ट, वो इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इन्वेंटरी से ही आपका मेन Ansible कॉन्फ़िगरेशन स्टार्ट होता है। सो Ansible इन्वेंटरी जो फर्स्ट पोर्शन है कॉन्फ़िगरेशन का, जो स्टार्ट करते हैं इस सेशन के अंदर कि इन्वेंटरी क्या है। तो उसके पहले Ansible कैसे काम करता है पहले समझ लेते हैं। Ansible मल्टीपल सर्वर को कनेक्ट करके उस पर स्क्रिप्ट रन करता है, मतलब आपका जो इंस्ट्रक्शन है वो पास करता है सेम टाइम, मतलब एट अ टाइम। मतलब मुझे एक साथ 10 मशीन पे रन करना है तो मैं Ansible से कर सकता हूँ। सेम चीज़ ऐसा है कि मुझे एक साथ 100 मशीन भी डिप्लॉय किए, उसके अंदर मुझे कोई कॉन्फ़िगरेशन करना है तो Ansible से मैं कर सकता हूँ। या तो मुझे 1000 मशीन या 1000 जो मशीन डिप्लॉय किए उसका कुछ डेटा चाहिए, या तो मुझे मेमोरी यूटिलाइजेशन देखना है कि उस पर कुछ एक्शन, कोई डाउन है तो उस पर कुछ एक्शन करना है। तो ये सारा कॉन्फ़िगरेशन हम Ansible से कर सकते हैं, क्योंकि Ansible एट अ टाइम सारे सर्वर पे स्क्रिप्ट रन कर सकता है। सो बेसिकली Ansible जब भी स्क्रिप्ट रन करने के लिए उसको पहला क्या चाहिए कि उसको कनेक्शन एस्टेब्लिश करने के लिए कोई वे चाहिए। तो बेसिकली Ansible लिनक्स के लिए SSH यूज़ करता है एंड विंडोज़ के लिए PowerShell राउटिंग यूज़ करता है। दूसरा क्या है कि Ansible जब कोई सर्वर को कनेक्ट करता है तो उसके लिए जैसे कि SSH यूज़ करता है और PowerShell जो यूज़ करता है, तो वहाँ पे ऐसा नहीं कि रिमोट सर्वर पे आपको कोई स्पेसिफिक एजेंट इंस्टॉल करना है या तो कोई स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना है। सो ये मेथड Ansible को एजेंट लेस बनाते हैं, मतलब उसके लिए आपको कोई स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट नहीं है कि आपको ये प्लगइन यहाँ पे इंस्टॉल करना है, या तो ये टूल इंस्टॉल करना है, या तो ये एजेंट इंस्टॉल करना है। तो यहाँ पे Ansible जो डिफरेंस, मतलब Ansible का जो डिफरेंस है दूसरे टूल्स जो अवेलेबल है इन द मार्केट की, क्या डिफरेंस है, तो जहाँ पे दूसरे टूल्स में ऑर्केस्ट्रेशन करने के लिए आपको इंस्टॉल करने हैं एजेंट, या तो कोई स्पेसिफिक पैकेज इंस्टॉल करना है, यहाँ पे Ansible में ऐसा नहीं। Ansible जस्ट SSH कनेक्शन करता है और आपका जो इंस्ट्रक्शन है वो पास करता है रिमोट मशीन पे। सो Ansible का जो ये इंस्ट्रक्शन, जो मतलब रिमोट सर्वर का जो मशीन रहते हैं, जो टारगेट मशीन बोलते हैं, वो कहाँ पे स्टोर करता है, तो ये इंपॉर्टेंट है, उसको बोलते हैं इन्वेंटरी। डिफ़ॉल्ट इन्वेंटरी का लोकेशन क्या रहता है कि इट्स Ansible होस्ट पे रहता है। आप नई इन्वेंटरी क्रिएट कर सकते हो और जब भी Ansible स्क्रिप्ट रन करो तब आपको एक्सप्लिसिटली इन्वेंटरी पास करनी पड़ती है। अगर आपने इन्वेंटरी पास नहीं किया Ansible कमांड के साथ तो डिफ़ॉल्ट इन्वेंटरी इट्स Ansible होस्ट लेता है। तो सैम्पल एक इन्वेंटरी यहाँ पे मैंने दिखाई है कि इन्वेंटरी में क्या कॉन्फ़िगरेशन होता है। तो इन्वेंटरी में नॉर्मली मेरे होस्ट मशीन है, मतलब कौन से मशीन पे मुझे कनेक्ट करना है। तो यहाँ पे हमने एग्जांपल दिया है myserver.test.com, myserver1.test.com। तो ये मेरे 2 सर्वर है, तो आप मल्टीपल सर्वर यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। नॉर्मल INI फॉर्मेट का रहता है, जहाँ पे ईच न्यू लाइन पे आप अपना सर्वर ऐड कर सकते हो। अभी मेरे पास मल्टीपल सर्वर है, पर मुझे कोई स्पेसिफिक ग्रुप में ही मेरा स्क्रिप्ट रन करना है, तो आप उसको क्लासिफिकेशन आप कर सकते हो, जहाँ पे मैंने यहाँ पे वेब सर्वर और API 2 ग्रुप बनाए, जिसमें वेब सर्वर को मैं ब्रैकेट में दिया है। तो ये उसका सिंटैक्स है जो मतलब ग्रुप बनाया। तभी मुझे वेब सर्वर पे स्पेसिफिक कोई स्क्रिप्ट रन करनी है तो मुझे वेब सर्वर पास करना है, तो वो इम्प्लिसिटली उसके अंदर जो डिफाइन किए हुए 2 सर्वर उस पर वो स्क्रिप्ट रन करेगा, सेम एज API। कुछ मोर पैरामीटर है Ansible पे इन्वेंटरी के लिए, तो ये देखते हैं इसके अंदर। जैसे कि मुझे कोई Ansible होस्ट मैंने ऐड किया है, वो उसको एलियास बनाना है। तो एलियास कैसे बनता है उसका एग्जांपल दिखाई दिया कि जैसे मैंने वेब नाम का एलियास बनाया यहाँ पे। तो एलियास जब आप कॉन्फ़िगर करते हो तो आपको Ansible होस्ट देना है, जहाँ पे मतलब Ansible होस्ट के सामने आपको DNS, मतलब जो आपका डोमेन नेम है, और आप IP पास कर सकते हो। ऐसे मैंने यहाँ पे मल्टीपल एलियास बनाए, वेब है, API है, केस है, ODB है, मतलब ये वेब सर्वर है, API सर्वर है, कैशिंग सर्वर है, DB सर्वर है। तो ये आपको एलियास के साथ आप उसको मैप कर सकते हो। दूसरा क्या है कि अगर मुझे कोई लोकल मशीन पे ही रन करना है, मतलब तो कैसे करेंगे, तो लोकल मशीन के लिए लोकल होस्ट, Ansible कनेक्शन। सो यहाँ पे Ansible कनेक्शन एक मेरा पैरामीटर है। तो कनेक्शन के क्या क्या टाइप्स रहते हैं तो आप देख सकते हो, उसमें लिखा है कि SSH लिनक्स के लिए, WinRM विंडोज़ के लिए, लोकल होस्ट जो मतलब सेल्फ मशीन के लिए। तो यहाँ पे मैंने एग्जांपल में दिया कि लोकल होस्ट Ansible कनेक्शन इक्वल टू लोकल होस्ट। अगर मुझे कोई स्क्रिप्ट मेरे लोकल होस्ट मशीन में रन करनी है तो मैं ये लोकल होस्ट दे सकता हूँ। दूसरा क्या है कि मुझे Ansible पोर्ट में क्या कॉन्फ़िगरेशन करना है, तो पोर्ट के अंदर आप
ansible पोर्ट दोगे, उसके अंदर आपको अपने जो कस्टमाइज किया हुआ पोर्ट है तो आप वो पास कर सकते हो। नॉर्मल लिनक्स सिस्टम बाय डिफ़ॉल्ट SSH 22 पे काम करता है। उसके बाद ऐसा है कि आप जो लिनक्स मशीन या जो भी मशीन पे आप कनेक्ट करने जा रहे हो उसका यूज़र नेम क्या पास करना है, तो ansible यूज़र नेम से आप यूज़र नेम पास कर सकते हो। डिफ़ॉल्ट ansible रूट यूज़र लेता है, विंडोज़ के लिए एडमिनिस्ट्रेटर लेता है। तो आप देख सकते हो अगर आपको एक्सपेशली कोई यूज़र पास करना है तो ansible यूज़र आप ऐड कर सकते हो इन्वेंटरी फाइल में। उसके बाद है ansible SSH पासवर्ड, मतलब जो पासवर्ड आपको पास करना है SSH के लिए, तो ये उसका पैरामीटर है SSH पासवर्ड कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए ansible SSH पास। सो अभी हमने देखा कि ansible इन्वेंटरी क्या है, कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं और उसका क्या क्या पैरामीटर रहता है। अभी हम उसके डेमो सेक्शन में जाते हैं जहाँ पे हम ansible इन्वेंटरी कॉन्फ़िगरेशन करेंगे ना, ansible कमांड रन करते हैं। तो उसके लिए हम अपने लिनक्स मशीन पे चलते हैं। ये मेरा लिनक्स मशीन है, यहाँ पे ansible ऑलरेडी इंस्टॉल किया हुआ है। एक बार क्रॉस कंफर्म कर लेते हैं। सो मेरा ansible ऑलरेडी इंस्टॉल है। अभी हम यहाँ पे इन्वेंटरी बनाते हैं, तो यहाँ पे मैं vim करता हूँ, जो मतलब एडिटर है लिनक्स का, और मैं यहाँ पे इन्वेंटरी क्रिएट कर रहा हूँ। तो नॉर्मली इन्वेंटरी कैसे क्रिएट करते हैं, जैसे हमने देखा कि मैं एक एलियास क्रिएट कर रहा हूँ जिसका नाम देता हूँ टारगेट 1। उसके बाद हम जो ansible होस्ट है उसका नाम देंगे। यहाँ पे मैं मेरा मशीन का IP दे रहा हूँ। सो अभी कोई होस्ट पे कनेक्ट करना है तो बाय डिफ़ॉल्ट आप यहाँ पे ये दो चीज़ों से यूज़ कर सकते हो। आप नॉर्मली टारगेट 1 मतलब जो एलियास दिया है वो भी ना देना हो, ओनली IP दिया है तो भी चलेगा, बट यहाँ पे हमने एलियास बनाया। तो अभी मैं इसको कनेक्ट करने जा रहा हूँ। तो कनेक्ट कैसे करते हैं, ansible हमारा होस्ट नेम टारगेट 1। आपको क्या करना है, तो मैं यहाँ पे ये मॉड्यूल यूज़ कर रहा हूँ। ये ansible का मॉड्यूल है जिसको पिंग बोलते हैं। ये नॉर्मली पिंग टेस्ट करता है होस्ट मशीन के साथ, एंड इन्वेंटरी देते हैं। पर उसके पहले क्योंकि हमने पासवर्ड नहीं दिया, तो पासवर्ड के लिए हमने बोल रहे कि तुम पासवर्ड मुझे रन टाइम पूछो, मतलब मैं रन टाइम उसको पास करूँगा। एंड उसके बाद कौन से इन्वेंटरी मशीन और इन्वेंटरी फाइल से उसको होस्ट नेम लेना है, मतलब जो सर्वर पे रन करना है। तो -i inventory.txt कमांड में रन करता हूँ। ये पासवर्ड पूछेगा क्योंकि हमने पासवर्ड फाइल में नहीं दिया, इन्वेंटरी फाइल में। ओके, सो मेरा कनेक्शन सक्सेसफुल हो गया टारगेट 1 के साथ। आप देख सकते हो यहाँ पे टारगेट 1 के साथ मेरा कनेक्शन सक्सेसफुल हो गया। एंड ये पिंग का रिस्पॉन्स जो पोंग है, मतलब जो नॉर्मली पिंग टेस्ट करता है सर्वर के साथ, तो ये मॉडल बेसिकली पिंग टेस्ट के लिए यूज होता है। अभी और क्या पैरामीटर हम चेंज कर सकते हैं इन्वेंटरी के अंदर, वो देखते हैं। जैसे कि हमने ansible होस्ट दिया, यहाँ पे हम दे सकते हैं ansible _user। सो यहाँ पे मैं अपना यूज़र पास कर सकता हूँ। दूसरा है कि ansible _SSH _pass, तो यहाँ पे मैं पासवर्ड पास कर सकता हूँ। सो ये मेरा मतलब कि एक प्रॉपर कॉन्फ़िगरेशन जहाँ पे मैंने होस्ट IP दिया है, ansible यूज़र दिया और SSH पासवर्ड दिया है। उसके अलावा भी हम मल्टीपल कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं। सो अभी मैं ये रिमूव कर रहा हूँ, दिस एग्जांपल के लिए था। दूसरा क्या है कि हम दूसरा टारगेट यहाँ पे बनाते हैं, टारगेट 2। यहाँ पे मैं मेरा दूसरा मशीन दे रहा हूँ। और हमारा जो कनेक्शन वाला जो कमांड था उसमें मैं टारगेट 2 को टेस्ट कर रहा हूँ। अभी हम एक्सप्लिसिटली कौन से एलियास को कनेक्ट करना है वो यहाँ से पास कर सकते हैं। सो टारगेट 2 कनेक्ट नहीं हुआ और यहाँ पे उसका फेल आ रहा है। आप देख सकते हो उसमें मैसेज में क्या दिया है कि यूजिंग SSH पासवर्ड इंस्टेड ऑफ की is not possible because host key checking is enable and SSH does not support this. Please add this host fingerprint to your known host file to manage this host. So basically आप जब कोई भी SSH कनेक्ट करते हो तो आपको फिंगरप्रिंट ऐड करने का आता है, जहाँ पे आप कंफर्मेशन देते हो यस
उसके बाद वो SSH कनेक्ट होता है। तो अपना टारगेट 1 में वो एरर क्यों नहीं आया? कि टारगेट 1 में एरर इसलिए नहीं आया क्योंकि मैंने पहले सेम मशीन को SSH कनेक्ट किया था मेरे मशीन से, तो उसकी होस्ट की ऑलरेडी यहाँ पे ऐड की हुई थी। टारगेट 2 का मैंने होस्ट की ऐड नहीं किया हुआ था, तो अभी होस्ट की वेरिफिकेशन जो है उसको मैं डिसेबल करना है तो मैं कर सकता हूँ। तो कैसे करेंगे वो देखते हैं। तो आप उसके लिए Ansible कॉन्फ़िगरेशन फाइल में जाना पड़ेगा। तो इट्स Ansible CFG। सो यहाँ पे अपने को होस्ट की डिसेबल करना है। सो आप देख सकते हैं यहाँ पे पैरामीटर है होस्ट की चेकिंग, और ये ऑलरेडी फॉल्स है बट ये कमेंट आउट है। तो आप इसको जैसे कमेंट आउट रिमूव करोगे तो ये अपना कनेक्शन काम करेगा। सो अगर आपको होस्ट की का ये प्रॉब्लम सॉल्व करना है और आपको कॉन्फ़िगरेशन फाइल के अंदर ये चेंज भी नहीं करना, तो दूसरा क्या रास्ता है? तो दूसरा रास्ता है कि आप उसके लिए SSH की यूज़ करो एंड SSH पासवर्ड मत यूज़ करो। सो बेसिकली ये रिकमेंडेड भी नहीं है कि आप प्रोडक्शन एनवायरनमेंट के अंदर SSH पासवर्ड यूज़ करो। प्रोडक्शन एनवायरनमेंट में वो ऐसी रिकमेंडेड है कि आप उसके लिए SSH बेस्ड ऑथेंटिकेशन यूज़ करो, क्योंकि वही बेस्ट वे है इन अ प्रोडक्शन टू मेक द मोर सिक्योरिटी। व्हाट इज YML? YML क्या है? सो YML क्या है वो पूरा हम इस सेशन में देखेंगे, और YML फाइल कैसे लिखते हैं, उसकी बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या है, वो सारे हम इस सेशन के अंदर देखेंगे। सो स्टार्ट करते हैं व्हाट इज YML से। सो YML is a human readable data serialization standard that can be used to conjunction with all programming language and is often used to write a configuration file. सो बेसिकली YML क्या है? एक ह्यूमन रीडेबल सीरियलाइजेशन स्टैंडर्ड लैंग्वेज है, जहाँ पे इसका यूज़ बेसिकली क्या होता है? तो कंजक्शन, मतलब ऑल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के साथ इसका कंजक्शन करने के लिए। तो बेसिकली इसका यूज़ क्या है? तो कॉन्फ़िगरेशन फाइल राइट करने के लिए YML फाइल यूज़ होती है, और कॉन्फ़िगरेशन जो फाइल रीड करने का मतलब उसका जो कंजक्शन है, तो सारे ऑल मेजर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के साथ इसका कंपेटिबिलिटी रहती है, तो इसलिए ज़्यादा YML यूज़ होता है। तो YML का मेन गोल यही है कि उसका जो फॉर्मेट रहता है ह्यूमन रीडेबल है, तो बहुत ही इजीली रहता है, हाईली रीडेबल फॉर्मेट है। एंड YML फॉर्मेट जो डिज़ाइन हुआ है वो ह्यूमन फ्रेंडली बनने के लिए डिज़ाइन हुआ है, और ये बेसिकली परफेक्टली काम करता है ऑल लैंग्वेज, मतलब जितने लैंग्वेज के साथ, जैसे बोला कि कंजक्शन सपोर्ट करता है। और दूसरा क्या है कि बहुत ही यूज़फुल है जहाँ पे मैनेज डेटा मतलब करने के लिए, एंड इसका जो यूनिकोड फॉर्मेट रहता है वो प्रिंटेबल कैरेक्टर रहता है, मतलब आप उसको प्रॉपरली इसको देख सकते हो, और वन कैन उसको मतलब रीड करने के बाद वो समझ सकता है कि इसके अंदर क्या लिखा हुआ है। सो बेसिकली YML फाइल के दो एक्सटेंशन है, एक है YML है, दूसरा YAML। दोनों का सेम लॉजिक है, कोई डिफरेंस नहीं, बट आप ये दोनों फॉर्मेट में आपका फाइल सेव कर सकते हो। सो YML फाइल को कैसे लिखते हैं वो हम एग्जाम्पल के साथ देखते हैं अभी। सो YML फाइल लिखने के लिए फर्स्ट YML का लॉजिक क्या है? तो YML का लॉजिक ये है कि ये की वैल्यू पेयर स्टोर करता है। तो की वैल्यू पेयर कैसे स्टोर करता है? जैसे कि मैं यहाँ पे बनाता हूँ की, और यहाँ पे वैल्यू में देता हूँ VJ, तो ये मेरा की वैल्यू हो गया। दूसरा क्या पे मैं एज देता हूँ यहाँ पे, तो 30 मेरा एज हो गया। जेंडर देते हैं, तो यहाँ पे जेंडर में आप बोलोगे कि मेल है, तो ये एक की वैल्यू बेस स्टोर हो गया। अभी आप बोलोगे कि मुझे थोड़ा ज़्यादा हाई लेवल करना है, तो उसके अंदर आप ऑब्जेक्ट के अंदर भी लिस्ट आप ऐड कर सकते हो। तो इसका मैं ऑब्जेक्ट बनाना है, तो ऑब्जेक्ट क्या बनाओ? पर्सन बनाओ ऑब्जेक्ट, तो ये ऑब्जेक्ट पूरे उसके अंदर आ गया। अभी इसके अंदर मल्टीपल लिस्ट भी हो सकता है, जैसे कि यहाँ पे मैं ये नेम को बना दिया अलग। अभी दूसरा मुझे ऐड करना है, तो नेम यहाँ पे ऐड करूँ। स्पेस देना मैंडेटरी है,
क्योंकि वो डिफ्रेंशिएट नहीं करेगा अगर आप स्पेस नहीं दिया तो। यहाँ पे मैं दूसरा नाम डालता हूँ, तो ये क्या हुआ, सब क्लास हो गया इसका। सो अभी क्या हुआ कि पर्सन के अंदर मेरा मेन ऑब्जेक्ट है, उसके अंदर मल्टीपल पर्सन है, जैसे कि उसमें डिक्शनरी है, नेम मतलब विजय, एज 30 है, जेंडर मेल है। पर नेम के अंदर मतलब ये मेरी सब प्रॉपर्टी है, मतलब कि ये मेरे पर्सन विजय की सब प्रॉपर्टी यहाँ पे एज और जेंडर है। ऐसे सनित के लिए भी 2 है। मतलब यहाँ पे आप देख सकते हो कि पर्सन के अंदर मैंने लिस्ट बनाया, उसके अंदर मैंने डिक्शनरी बनाया। तो ये मेरा फर्स्ट एग्जाम्पल था। दूसरा एग्जाम्पल हम देखते हैं कि मुझे नल वैल्यू अगर ऐड करनी तो कैसे ऐड करूँ। जैसे मुझे कोई डिस्क्रिप्शन देना है, तो मुझे डिस्क्रिप्शन यहाँ पे देना है कि क्या डिस्क्रिप्शन दूँ। तो डिस्क्रिप्शन के अंदर मुझे नल देना कि भाई अभी मेरे पास कोई डिस्क्रिप्शन नहीं है, वैल्यू नल है। तो आप NULL लिखोगे तो ये नल रहता है, इसकी कोई वैल्यू नहीं है। दूसरा क्या है कि अगर मुझे यहाँ पे ऐड करना है कि लिस्ट ऐड करना है, तो लिस्ट ऐड कैसे। सो मैं अभी हॉबी नाम का यहाँ पे मतलब एक फील्ड ऐड करने जा रहा हूँ, जिसके अंदर हम लिस्ट ऐड करेंगे। तो मेरी हॉबीज क्या है, तो उसके अंदर मैं बोलूँगा क्रिकेट, हॉकी एंड मूवी। सो ये मेरे 3 हॉबीज है। मतलब हाइफन के साथ मैं जितना भी दे रहा हूँ ये मेरे प्योर लिस्ट में ऐड हो रहा है। तो मतलब ये लिस्ट ऑफ एरे, मतलब मेरी हॉबीज क्या है, तो उसके अंदर 3 एरे आइटम है, क्रिकेट, हॉकी और मूवी। इसको हम दूसरी तरह भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जैसे कि मुझे देना है हॉबीज, सो ये दोनों सेम ही है। मतलब मैंने डिफाइनेशन मेथड डिफरेंट है, बट दोनों ही लिस्ट ऑफ एलिमेंट है। मतलब आप देख सकते हो मैंने हॉबीज़ का जो लिस्ट बनाया है, जिसके अंदर 3 आइटम है, ऐसे मतलब मैंने डिफाइन किया, वो सीक्वेंस में डिफाइन किया, दूसरा मैंने डिफाइन किया एक ब्रैकेट में डिफाइन किया। मतलब कि ये मतलब डेफिनेशन ऑफ दोनों का एक ही वैल्यू है, बट इट्स अ वे ऑफ डिफरेंट। ओके, अभी नेक्स्ट करते हैं। मैं एक दूसरा एलिमेंट ऐड कर रहा हूँ, जहाँ पे हम डिक्शनरी एग्जाम्पल देते हैं। सो मेरे फ्रेंड्स ऐड कर रहा हूँ यहाँ पे, एंड फ्रेंड जैसे हमने पहले भी ऑप्शन दिया था, यहाँ पे फ्रेंड्स के अंदर मैं नेम दे रहा हूँ कि मेरे फ्रेंड्स कितने हैं। तो यहाँ पे मैं बोलूँगा मनीष, ये मेरा फ्रेंड है, उसकी एज है 30। दूसरा मेरा फ्रेंड है, सॉरी आई फॉरगॉट टू गिव द स्पेस, स्पेस इज मैंडेटरी हियर। दूसरा मेरा फ्रेंड है डैनी, एंड उसकी एज है 25। सो ये मैंने क्या किया है कि लिस्ट के अंदर मैंने डिक्शनरी बनाई, मतलब की वैल्यू पेयर बनाया कि लिस्ट के अंदर भी हम ऐसे कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। दूसरा क्या है कि मैं इसी को दूसरे वे से भी मैं कॉन्फ़िगर कर सकता हूँ। जैसे कि मैं यहाँ पे बताता हूँ, मेरा फर्स्ट जो था कॉन्फ़िगरेशन, लेकिन दूसरा मैं चेंज करता हूँ, ये ब्रैकेट के साथ हम करते हैं। तो यहाँ पे मैंने ब्रैकेट के अंदर ये दोनों पास कर दिया। तो ये दोनों का जो कॉन्फ़िगरेशन फाइल है, वे ऑफ कॉन्फ़िगरेशन डिफरेंट है, बट दोनों का काम एक ही है। मतलब दोनों के अंदर हमने एक जैसा ही कॉन्फ़िगरेशन किया है, मतलब मल्टीपल टाइप्स ऑफ कॉन्फ़िगरेशन सपोर्ट करता है YML। अभी नेक्स्ट जो है उसके अंदर मैं डिस्क्रिप्शन जैसे यहाँ पे दिया, तो दूसरा ऐसा डिस्क्रिप्शन फील्ड मुझे ऐड करना है। तो अभी एज्यूम करो कि बहुत लंबा डिस्क्रिप्शन है मेरा। यहाँ पे मैं एक एग्जांपल के लिए एक प्रिंट कर रहा हूँ कि बहुत लंबा है, तो ये इसको हैंडल करना बहुत मुश्किल है। तो उसके लिए मतलब मुझे प्रॉपर हैंडलिंग कुछ मिल जाए तो अच्छा है। तो उसके लिए एक ऑप्शन है, यहाँ पे आप ग्रेटर देन साइन दे सकते हो। उसके बाद आप जितना भी दे दो वो एक लाइन के अंदर ही लेगा। जैसे कि मैंने इसको मल्टीपल लाइन यहाँ पे डिवाइड किया ग्रेटर देन साइन के बाद, बट इसका इनपुट एक ही लाइन रहेगा। सो एक
ऑप्शन है ग्रेटर देन साइन। अभी एज्यूम ऐसा करो कि यहाँ पे मतलब प्रॉपर फॉर्मेट है सिग्नेचर का, और यहाँ पे उसके अंदर प्रॉपर वैल्यू लिखी हुई, जैसे कि अभी मुझे मल्टीपल लाइन को इनपुट लेना है, पर उसका फॉर्मेट चेंज नहीं होना चाहिए। तो उसके लिए क्या ऑप्शन है, तो उसके लिए ऑप्शन है यहाँ पे आप उसको पाइपलाइन दे दो, मतलब सिंपल है पाइप दे दो, तो ये फॉर्मेट लेगा मल्टीपल लाइन को इनपुट, बट वो फॉर्मेट चेंज नहीं रहेगा, मतलब सेम, मतलब जैसे आपने मल्टीपल लाइन में लिखा है बट सेम फॉर्मेट में ही वो रीड करेगा। जैसे हमने ग्रेटर देन में क्या होता था कि वो एक लाइन में इनपुट लेता था। अभी मुझे रेफरेंस वैल्यू चेंज करना है, तो रेफरेंस वैल्यू चेंज कैसे करें, या तो मतलब असाइन कैसे करें, तो कैसे करें, मैं कॉन्फ़िगर कर रहा हूँ नेम, तो नेम में मैं वैल्यू दे रहा हूँ यहाँ पे विजय, बट यहाँ पे नेम के अंदर मैं उसको एंकर टैग दे देता हूँ नेम। अभी ये वैल्यू जो मुझे नेक्स्ट जो टैग बनाना है, जैसे कि मुझे नेक्स्ट टैग बना है आईडी, तो आईडी में उसको मुझे वैल्यू पास करनी है, तो मुझे लिखना नहीं है आईडी में, मुझे मेरे नेम की वैल्यू पास करनी है। तो यहाँ पे मैं सिंपल जो एंकर टैग बनाया है उसको पास कर देता हूँ नेम, तो मेरा नेम की वैल्यू आईडी में असाइन हो जाएगी। ओके, अभी जो नेक्स्ट है, मतलब वेरिएबल को कोई स्पेसिफिक डेटा टाइप में कन्वर्ट करना है, तो कैसे करें, तो उसके लिए ये है कि जैसे कि अपना एज है, तो मुझे एज को चेंज करना है फ्लोट में, तो सिंपल है, आप डबल एक्सक्लेमेशन मार्क दे दो और यहाँ पे आप लिख दो फ्लोट, तो ये वैल्यू चेंज हो जाएगी फ्लोट के अंदर। तो क्या वैल्यू चेंज हो जाएगी, तो यहाँ पे आएगा 30.0। सेम में अगर मुझे स्ट्रिंग में चेंज करना है, तो यहाँ पे str लिख दो और इसकी वैल्यू चेंज हो जाएगी 30। ओके, अभी नेक्स्ट जो है कमेंट, जो वैसे हमने यहाँ पे ले लिया, तो कमेंट करना है तो हैश से आप कर सकते हो, यहाँ पे जो भी लाइन में पे कमेंट करना है हैश करने के बाद वहाँ पे कमेंट आउट कर सकते हो। तो ये था बेसिक YML लिखने का स्टैंडर्ड प्रैक्टिसेस, और YML कैसे लिखते हैं उसका बेसिक एग्जांपल। सो स्मॉल रिकैप ले लेते YML फाइल का। तो बेसिकली YML फाइल क्या है, तो ह्यूमन रीडेबल फॉर्मेट है जहाँ पे स्टोर की वैल्यू पेयर में हम करते हैं। लिस्ट आप क्रिएट कर सकते हो, लिस्ट के अंदर आप लिस्ट क्रिएट कर सकते हो, डिक्शनरी के अंदर आप लिस्ट क्रिएट कर सकते हो, और लिस्ट के अंदर भी आप डिक्शनरी क्रिएट कर सकते हो। टैब आप नहीं कर यहाँ पे पास कर सकते हो, उसकी जगह पे यहाँ पे स्पेस हम पास करते हैं, एंड जिस स्पेस के अंदर जो हम इंडिकेट करते हैं कि न्यू आइटम है उसके अंदर, तो सेम स्पेस लोगे तो उसके अंदर की न्यू आइटम रहेगी। दूसरा क्या है कि ब्रैकेट के अंदर आप पास कर सकते हो एरे, मतलब जिसको हम लिस्ट भी बोलते हैं, वो पास कर सकते हो, एंड कमेंट करने के लिए हैश यहाँ पे यूज होता है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन दिस सेशन। Ansible ट्यूटोरियल में अभी हम Ansible कैसे इंस्टॉल करते हैं इस सेशन के अंदर देखेंगे। तो Ansible इंस्टॉलेशन का स्टार्ट करते हैं। Ansible इंस्टॉलेशन अभी हम लिनक्स पे इंस्टॉल करने जा रहे हैं। तो लिनक्स पे अभी हमने CentOS को चूज़ किया है, तो कैसे CentOS पे इंस्टॉल करते हैं वो अभी समझेंगे। सो अभी मैंने मेरा CentOS का SSH लिया हुआ है, एंड पहले हम देखेंगे कि Ansible कैसे इंफॉर्मेशन देता है कि इंस्टॉलेशन कैसे करें। तो ये Ansible का गाइडलाइन है, जहाँ पे आपका डॉक्यूमेंटेशन docs.ansible.com में जाके आप अपनी इंफॉर्मेशन ढूंढ सकते हो। यहाँ पे इंस्टॉलेशन गाइड के अंदर, पार्ट ऑफ इंस्टॉलेशन गाइड के अंदर कैसे इंस्टॉल करना है, कौन कौन से ओएस के बेस पे, ये सारा यहाँ पे एक्सप्लेन किया हुआ है। तो उसके अंदर हमने अभी इंस्टॉलेशन Ansible ऑन CentOS पे क्लिक करते हैं, और यहाँ पे उसके स्टेप्स दिए हुए आप देख सकते हो। तो CentOS पे इंस्टॉल करने के लिए, जैसे कि यहाँ पे दो फेडोरा के लिए अलग है, CentOS के लिए अलग है, तो ये बहुत ही ईजी है। यम इंस्टॉल Ansible नॉर्मल कमांड है, तो इससे हम इंस्टॉल कर सकते हैं। तो लेट्स सी कैसे इंस्टॉल करते हैं। तो मैं यहाँ पे यम इंस्टॉल
ansible। सो ये बहुत ही इजी कमांड है। नॉर्मली हम लिनक्स पैकेज के हिसाब से ही इंस्टॉलेशन होता है। तो यहाँ पे ansible इंस्टॉल हो रहा है, यहाँ पे उसका वर्जन है 2.93 एंड अभी अपना इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो चुका है। लेट्स सी। ओके, सो इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो चुका है। अभी ansible इंस्टॉल हुआ कि नहीं हुआ कैसे कंफर्म करें, तो हम नॉर्मली ansible कमांड रन करेंगे एंड देखेंगे कि ansible की हेल्प आ रही कि नहीं आ रही। ओके, तो ansible यहाँ पे मिल रहा है। तो अभी और भी हम देख सकते हैं कि ansible कौन से वर्जन इंस्टॉल किया है। हाइफन वर्जन से यहाँ पे 293 वर्जन यहाँ पे हमने इंस्टॉल किया है। एक स्मॉल कमांड एग्जांपल ले लेते जिससे अपने को पता चले कि प्रॉपर्ली ansible इंस्टॉल हुआ कि नहीं हुआ। तो स्मॉल कमांड ले रहा हूँ, ansible लोकल होस्ट, कहाँ पे मुझे मेरा कमांड रन करना है, कौन सा मॉड्यूल मुझे रन करना है, ये सारा हम अपने डिटेल सेशन के अंदर देखेंगे अपने ट्यूटोरियल के अंदर। ये स्मॉल एग्जांपल है एंड मुझे क्या कमांड रन करना है। तो मैं अभी अपने सिस्टम का नाम देख रहा हूँ कि कौन सा नाम है, यूनेम। यहाँ पे हम डेट करेंगे तो डेट आएगा। जो भी कमांड आपको रन करना है, मैं pwd कर रहा हूँ तो pwd आएगा। यहाँ पे रूट में हूँ, मतलब कि यहाँ पे अपना ansible प्रॉपर्ली इंस्टॉल हुआ है। उसके जो मशीन हमने बोला वो मशीन पे वो जाके कमांड रन करता है और उसका रिस्पॉन्स भी अपने को यहाँ पे देता है। सो ये बेसिक एग्जांपल था ansible कैसे इंस्टॉल करें, प्रॉपर इंस्टॉल हुआ कि नहीं हुआ क्रॉस चेक किया। एंड नेक्स्ट सेशन के अंदर हम डिटेल में देखेंगे कि अपना इन्वेंटरी कैसे सेट करें, ansible का बेसिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, तो वो हम देखेंगे नेक्स्ट सेशन में। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन दिस सेशन। ansible प्लेबुक समझेंगे इस सेशन के अंदर। ansible प्लेबुक क्या है, प्लेबुक कैसे लिखते हैं एंड प्लेबुक लिखने के बाद उसको एग्जीक्यूशन कैसे करेंगे, तो ये हम पूरा इस सेशन के अंदर देखेंगे। सो स्टार्ट करते हैं। पहला अपना क्वेश्चन है कि प्लेबुक क्या है। मतलब प्लेबुक, हम जब भी ansible वर्ड सुनते हैं तो प्लेबुक उसके साथ ही आता है। तो प्लेबुक क्या है? तो प्लेबुक एक कॉन्फ़िगरेशन फाइल है जिसे उसके अंदर कॉन्फ़िगरेशन लिखा हुआ जाता है, जो कॉन्फ़िगरेशन हम एक्चुअल में अपने रिमोट सर्वर पे पुश करने जा रहे हैं। तो एक बार उसका डेफिनेशन समझ लेते हैं। तो प्लेबुक क्या है? तो प्लेबुक आर वन ऑफ द कोर फीचर ऑफ द ansible, जहाँ पे आपका इंस्ट्रक्शन लिखा जाता है ansible का। प्लेबुक पुश कॉन्फ़िगरेशन ansible टू व्हाट टू एग्जीक्यूट। मतलब ansible को प्लेबुक को डेटा देता है कि क्या उसको कॉन्फ़िगरेशन करना है। एंड दूसरी तरफ देख सकते हैं एक लिस्ट ऑफ टू डू लिस्ट, मतलब लिस्ट ऑफ आइटम है जो उसको एग्जीक्यूट करना है। तो प्लेबुक के अंदर क्या होता है? तो उसके अंदर लिस्ट ऑफ टास्क रहता है और हर टास्क के अंदर लिस्ट ऑफ स्टेप्स रहता है जो एक्चुअल में आप अपने सर्वर या मशीन पे एग्जीक्यूट करना चाहते हैं। तो यहाँ पे वो डिफरेंशिएट रहता है। मतलब कुछ टास्क ऐसी होती है कि मैं सर्वर 1 पे एग्जीक्यूट करनी है, कुछ टास्क ऐसी होती है जो सर्वर 2 पे एग्जीक्यूट करते हैं। तो यहाँ पे वो डिफाइन होता है कि टास्क के अंदर स्टेप्स, एंड प्लेबुक उसको एग्जीक्यूट करता है सीक्वेंशियल मैनर में। सो ऑल प्लेबुक, जितने भी प्लेबुक है वो कैसे लिखा जाता है? तो सारे प्लेबुक YML फॉर्मेट में लिखते हैं। उसका एक्सटेंशन YML और .yml रहता है। एंड प्लेबुक डिफाइन सेट ऑफ प्लेस, जैसे कि उसके अंदर मैं मल्टीपल प्ले लिख सकता हूँ। एक प्ले के अंदर टास्क रहता है और टास्क के अंदर स्टेप्स रहता है, तो आप उससे मल्टीपल प्ले भी लिख सकते हो। प्ले डिफरेंशिएट करता है कि कौन से होस्ट मशीन पे आपको रन करना है। तो हर प्ले के साथ उसका होस्ट रहता है और उसके अंदर टास्क रहता है। तो ये हम अपने नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे। तो यहाँ पे एक प्लेबुक का सैंपल एग्जांपल दिया हुआ है, जैसे आप देख सकते हो कि इसके अंदर एक प्ले लिखा हुआ है पूरा। तो उसमें देखिए प्लेबुक स्टार्ट होता है हाइफन के साथ। उसके बाद जो नेक्स्ट लाइन है उसके अंदर इंफॉर्मेशन दी हुई है कि क्या प्लेबुक प्ले का इंफॉर्मेशन है। तो प्ले कौन सा है? तो नेम प्ले 1, होस्ट कहाँ पे रन करना है, लोकल होस्ट। उसके बाद टास्क, नेम, होस्ट और टास्क ये प्ले की प्रॉपर्टीज है। तो प्ले का नाम, कहाँ पे रन करना है, उसके अंदर क्या क्या सब टास्क एग्जीक्यूट करना है। तो सब टास्क के अंदर आपने देखा कि 3 सब टास्क बनाया हुआ, ये उसके अंदर लिस्ट
इटरेशन है। तो यहाँ पे ये लिस्ट इटरेशन सीक्वेंस में रन करता है। ये आपको बहुत ही ध्यान रखना है कि अगर आपने इसमें सीक्वेंस ऊपर नीचे कर दिया, जैसे कि मैंने HTTP सर्वर पहले स्टार्ट करा बाद में इंस्टॉल करा, तो ये आपको प्रॉब्लम कर सकता है, मतलब ये आपको एरर थ्रो करेगा। प्लेबुक फॉर्मेट समझते हैं, तो फॉर्मेट के अंदर देखते हैं बेसिकली यहाँ पे आपको मैंने दो डिफ्रेंशिएट किया हुआ है। एक है प्ले 1 प्ले 2, आप देख सकते हो प्ले 1 हाइफन के स्टार्ट करने के बाद नेक्स्ट लाइन से नेम में प्ले 1 दिया हुआ है, उसके सेम मैंने दूसरा बनाया प्ले 2 जो भी हाइफन के साथ किया वो नेक्स्ट लाइन से है। तो यहाँ पे दो प्ले मैंने डिफ्रेंशिएट किए, जैसे कि मतलब मुझे होस्ट यहाँ पे डिफ्रेंशिएट करना है, तो मतलब होस्ट 1 पे मुझे प्ले 1 रन करना है और होस्ट 2 पे मुझे प्ले 2 रन करना है। तो यहाँ पे मैं होस्ट में वो चेंज कर सकता हूँ। यहाँ पे हमने लोकल होस्ट लिखा है बट आप यहाँ पे चेंज कर सकते हो। तो प्ले 1 के अंदर जो टास्क है वो चेकिंग डेट है और प्ले 2 के अंदर जो टास्क है वहाँ पे हम HTTP सर्वर इंस्टॉल करते हैं, उसको रिस्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट है कि प्ले बुक के साथ होस्ट को मैप कैसे करें। तो देखो यहाँ पे एग्जांपल दिया है कि मेरी इन्वेंटरी फाइल है जहाँ पे लोकल होस्ट, वेब और एपीआई सर्वर लिखा हुआ है। तो वेब और एपीआई सर्वर का दो यहाँ पे क्लब बना हुआ है। तो यहाँ पे वेब जो हमने बनाया जो उसके अंदर सर्वर 1 एंड सर्वर 2 है, जैसे एपीआई सर्वर के अंदर एपीआई सर्वर 1 एंड 2 है। तो मतलब मुझे इसको स्पेसिफिक वेब के लिए रन करना है, तो यहाँ पे मैं चेंज कर सकता हूँ कि होस्ट का मैपिंग यहाँ पे होता है। तो आप होस्ट के अंदर जो लोकल होस्ट लिखा है उसकी जगह पे आप वेब रन करो, तो ये आपका प्ले 1 वेब 1 में रन होगा। प्ले 2 को मुझे एपीआई सर्वर के लिए रन करना है, तो प्ले 2 के लिए हम क्या करेंगे कि होस्ट के सामने हम एपीआई सर्वर लिखेंगे। मतलब कि यहाँ पे आपका होस्ट का जो इन्फॉर्मेशन रहता है कि कहाँ पे रन करना है, तो आपकी इन्वेंटरी फाइल के साथ मैप किया हुआ है। एंड यहाँ पे होस्ट आपके इन्वेंटरी फाइल के अंदर जो आपने ग्रुप बनाया है या तो जो आपने एलियास बनाया है उसके ऊपर रन करेगा। मॉड्यूल, प्लेबुक मॉड्यूल क्या है? तो मॉड्यूल यहाँ पे हमने बेसिकली उसका एग्जांपल लिया हुआ है। तो एक मॉड्यूल कमांड है जो मतलब प्ले 1 के अंदर जो टास्क दिया हुआ है उसके अंदर आप देखोगे तो नेम डेट चेकिंग करते हैं, उसके बाद हम डेट कमांड एग्जीक्यूट करते हैं। उसके बाद है हमारा प्ले 2 है, उसके अंदर हमने मॉड्यूल कौन सा लिया है, तो टास्क के अंदर हमने यम मॉड्यूल लिया है। यम मॉड्यूल क्या करता है, वो इंस्टॉलेशन करता है HTTPD को। उसके बाद हमने दिया कि सर्विस मॉड्यूल दिया है। सर्विस मॉड्यूल क्या करता है, उस सर्विस को स्टार्ट करता है। तो ये मॉड्यूल्स है। हम नेक्स्ट अपने सेशन के अंदर डीप मॉड्यूल देखेंगे। सो प्लेबुक कैसे एग्जीक्यूट करते हैं, तो प्लेबुक एग्जीक्यूशन बहुत ही सिंपल उसका सिंटैक्स है। जैसे कि हम ansible हाइफन प्लेबुक अपना मेन कमांड है, उसके बाद प्लेबुक का नाम देते हैं और उसके बाद हम इन्वेंटरी फाइल पास करते हैं। यहाँ पे एग्जांपल दिया है ansible हाइफन प्लेबुक। मैंने HTTP सर्वर का एक प्लेबुक बनाया और उसको मैं रन कर रहा हूँ विथ इन्वेंटरी फाइल inventory.txt से। सो प्लेबुक का डेमो देखते हैं। सो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि मेरा लिनक्स मशीन है जहाँ पे ansible इंस्टॉल किया हुआ है। सो फर्स्ट हम ansible कमांड लाइन एक एग्जीक्यूट करेंगे, जैसे अपने को आइडिया आएगा कि ansible कैसे काम करता है। सो मेरे लोकल होस्ट एलियास पे मैं रन कर रहा हूँ ansible लोकल होस्ट। एंड मैं देख रहा हूँ यहाँ पे उसका पिंग टेस्ट और यहाँ पे हम इन्वेंटरी फाइल दे रहे हैं। सो लोकल होस्ट ने मतलब पिंग मॉड्यूल को रन किया, उसके बाद उसने चेक किया कि मेरा होस्ट इज रनिंग है कि नहीं। यहाँ पे उसका रिस्पॉन्स आया पिंग पोंग, मतलब कि मेरा ansible ने चेक किया पिंग मॉड्यूल के साथ कि मेरा लोकल होस्ट अप है। अभी हम एक काम करेंगे, हम एक सैम्पल फाइल बनाते हैं, YML फाइल बनाते हैं जिसका प्लेबुक फॉर्मेट में रहेगा। तो एक प्लेबुक बनाते हैं जिसका हम नाम देते हैं पिंग टेस्ट .yml। सो फॉर्मेट ये है कि हम पहले हाइफन देते हैं, उसके बाद नेक्स्ट लाइन से हम क्या करेंगे कि यहाँ पे हम अपना प्ले का नाम देंगे प्ले 1। आप कोई भी नाम देख सकते हो। दूसरी प्रॉपर्टी उसका क्या है, होस्ट। तो हम दे रहे हैं ऑल, मेरे इन्वेंटरी फाइल में जितने भी होस्ट है। उसके बाद टास्क देते हैं। तो टास्क के अंदर हम क्या टास्क रन कर रहे हैं,
तो टास्क का नाम पिंग टेस्ट, और टास्क के अंदर हम कौन सा मॉड्यूल रन करने जा रहे हैं, कमांड, और कमांड में कौन सा कमांड रन करना है, तो डेट, सॉरी हम कमांड नहीं रन कर रहे, यहाँ पे पिंग टेस्ट कर रहे हैं, तो पिंग यहाँ पे मैं दे रहा हूँ कमांड, जो कमांड एग्जीक्यूशन करने के लिए रहता है। अभी मैं इसको सेव कर देता हूँ एंड अभी स्क्रिप्ट को रन करते हैं। तो स्क्रिप्ट Ansible प्लेबुक को रन करने के लिए सिंटैक्स ये है कि Ansible -प्लेबुक, आप देखोगे तो यहाँ पे उसका हेल्प मिलेगा। उसके बाद हम बोलेंगे पिंग टेस्ट, जो अपना YML फाइल फॉर्मेट के अंदर प्लेबुक है, और उसके बाद ये प्लेबुक का इन्वेंटरी कौन सी फाइल है। सो अभी ये प्लेबुक अपने इन्वेंटरी के अंदर जो होस्ट दिखा है उस पर रन होगा। यहाँ पे उसने टारगेट 1 और टारगेट 2 दोनों पे रन हुआ, और दोनों का रिजल्ट यहाँ पे पास है। तो ये हमने सैम्पल Ansible प्लेबुक बनाई, उसको रन कैसे करते हैं देखा। अभी एक एडवांस एग्जांपल भी देख। सो एडवांस के अंदर हम HTTP सर्वर को अप करेंगे। तो मैंने यहाँ पे एक मेरा सैम्पल प्लेबुक लिखी हुई है, तो आप देख सकते हो सैम्पल प्लेबुक के अंदर क्या है। तो यहाँ पे अपना प्ले स्टार्ट हुआ, तो प्ले 1 है, कहाँ पे रन करना है, लोकल होस्ट में रन करना है, और उसके टास्क क्या है। तो मैंने टास्क देखो तो यहाँ पे डेट चेकिंग है, उसके बाद HTTP सर्वर है, और उसके बाद HTTP सर्वर को हमने स्टार्ट किया। तो यहाँ पे 3 टास्क है, जहाँ पे 3 हमने डिफरेंट मॉड्यूल यूज़ किए। तो कमांड मॉड्यूल यूज़ किया है, यम मॉड्यूल यूज़ किया है, एंड सर्विस मॉड्यूल यूज़ किया है। उसके अगेन मतलब हम डिटेल कमांड का अपने कमिंग सेशन में देखेंगे कि कमांड का डिटेल क्या है, उसकी क्या प्रॉपर्टी हो सकती है। तो ये बेसिक स्क्रिप्ट अभी हम यूज़ करते हैं। मैं कॉपी करता हूँ स्क्रिप्ट को, और यहाँ पे एक नई फाइल बनाते हैं httpd.yml। इसको सेव करता हूँ और Ansible से इसको रन करते हैं। तो यहाँ पे सिंटैक्स है Ansible -प्लेबुक httpd and inventory file। सो ए प्लेबुक रन हुआ, और इन्वेंटरी फाइल के अंदर हमने लोकल होस्ट में रन किया था। तो यहाँ पे लोकल होस्ट के अंदर 4 टाइम ओके हो, क्योंकि लोकल होस्ट में उसने रन किया जहाँ पे उसने यम इंस्टॉल किया, और यम इंस्टॉल करने के बाद सर्विस रिस्टार्ट किया। तो Ansible प्लेबुक बहुत ही इजी है, मतलब उतना हार्ड नहीं समझना, और ह्यूमन रीडेबल फॉर्मेट रहता है, जहाँ पे आप सिंपली समझ सकते हो कि मेरे प्ले 1 के अंदर क्या कॉन्फ़िगरेशन है, कहाँ पे मुझे रन करना है, और उसमें उसके अंदर क्या टास्क डिफाइन की हुई है। और टास्क के अंदर आप भी देख सकते हो कि हर टास्क कौन से मॉड्यूल को रन करता है। तो इसका क्लासिफिकेशन भी बहुत ईजी है। वेलकम बैक इन दिस सेशन। Ansible कंडीशन, हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कंडीशन का सपोर्ट रहता है। जैसे पाइथन SL स्क्रिप्ट है, सेम लेवल पर Ansible भी वही सपोर्ट करता है, जहाँ पे हम कंडीशन ऑपरेटर यूज़ कर सकते हैं एंड कंडीशन ऐड कर सकते हैं प्लेबुक में। तो इस सेशन के अंदर हम कंडीशन कैसे यूज़ करेंगे प्लेबुक के अंदर, वो देखेंगे। सो अभी अपना प्रॉब्लम स्टेटमेंट ये है कि मेरे पास मुझे प्लेबुक रन करना है जो सारे होस्ट पे रन हो, और प्लेबुक के अंदर जो भी होस्ट है उसमें से कुछ ऐसे होस्ट है जो डेबियन बेस्ड है, कुछ ऐसे होस्ट है जो रेडिट बेस्ड है। तो कहीं पे भी यम यूज़ होता है और कहीं पे भी APT यूज़ होता है। तो क्या होता है कि ये कुछ जगह पे फेल होगा और कुछ जगह पे पास होगा। पर यहाँ पे मुझे कंडीशन ऐसी ऐड करनी है कि जहाँ पे भाई रेड हैट है तो आप APT यूज़ करो, और डेबियन है, सेंटोस है तो आप यम यूज़ करो। तो यहाँ पे मुझे कंडीशन ट्रिगर करनी, कंडीशन ऐड करनी। तो कैसे कंडीशन ऐड करेंगे वो समझते। तो सो कंडीशन ऐड करने के लिए आप देख सकते हो यहाँ पे हमने कंडीशन के अंदर व्हेन ब्लॉक ऐड किया है। तो व्हेन जो ब्लॉक है इसके अंदर आप अपना कंडीशन
राइट कर सकते हो। मतलब कि यहाँ पे जो व्हेन जो है अगर सेटिस्फाई करता है तो ही आपका ये टास्क एग्जीक्यूट होगा। जैसे अभी हमने दिया है कि यम के अंदर जो HTTPD जो फर्स्ट टास्क है उसको इंस्टॉल करना है CentOS पे, तो उसके नीचे यम दिया, उसके नीचे व्हेन कंडीशन दिया है। व्हेन कंडीशन जो अगर ट्रिगर पास होता है तो ही ये टास्क एग्जीक्यूट होगा। सेम लेवल पे हम दूसरे टास्क के अंदर भी लिखा है, बट यहाँ पे क्या होता है, जो डुप्लीकेशन ऑफ कोड रहता है, तो आप देखते पहले वो समझते। यहाँ पे हमने देखा कि 2 टास्क हमने क्रिएट किया हुआ है। एक है जो होस्ट ऑल पे रन हो रहा है, जो फर्स्ट टास्क है, जहाँ पे हमने कंडीशन ऐड किया है व्हेन ansible_os_family इक्वल टू CentOS। अभी ansible_os_family क्या है, तो ये ansible का बिल्ड इन ऑपरेटर है, जहाँ पे ansible सेटअप मेथड से इंफॉर्मेशन निकालता है कि होस्ट की फैमिली क्या है। तो ये फैमिली आप ansible सेटअप मॉड्यूल यूज़ करके इंफॉर्मेशन मैनुअल भी निकाल सकते हो। हमारे प्रीवियस सेशन के अंदर हमने एक्सप्लेन किया था कि ansible सेटअप मॉड्यूल से कैसे इंफॉर्मेशन निकाले। अगर आपको पता नहीं तो आप वो वीडियो देख सकते हो। ansible OS फैमिली हमने क्या बोला कि अगर OS फैमिली उसको CentOS मिलती है तो ही ये एग्जीक्यूट होगा। सेम लेवल पे जो दूसरा टास्क बना है उसके अंदर भी हमने क्या बोला कि ansible OS फैमिली के अंदर Red Hat मिलता है तो ही ये एग्जीक्यूट हो। पर यहाँ पे भी अपना डुप्लीकेशन ऑफ कोड दिखता है, जहाँ पे हमने नेम 2 बार दिया है, होस्ट 2 बार दिया है और टास्क 2 बार दिया है। तो यहाँ पे जो नेक्स्ट हमने जो कंक्लूड किया है कि यहाँ पे कैसे फाइनली एग्जीक्यूट करें, तो एग्जीक्यूट करने के लिए आप देख सकते हो यहाँ पे हमने नेम, होस्ट और टास्क को कंबाइन कर दिया है। उसके बाद टास्क के अंदर हमने 2 टास्क ऐड किया है। तो 1 टास्क क्या है कि CentOS पे इंस्टॉल करना, जहाँ पे हमने कंडीशन दिया है। दूसरा है कि जो हमने Red Hat पे इंस्टॉल किया जिसका अलग से कंडीशन दिया है। अभी कंडीशन के अंदर हम दूसरे ऑपरेटर कैसे यूज़ करें, तो अभी आप देख सकते हो कंडीशन के अंदर हमने और एंड दोनों ऑपरेटर यूज़ किए। 2 ही एग्जाम्पल लिखे हुए। मेक श्योर कि आप जब भी कंडीशन इक्वल दो तो वहाँ पे आपको 2 बार इक्वल टू देना पड़ेगा। एंड 2 कंडीशन के बीच के अंदर आप और एंड यूज़ कर सकते हो। यहाँ पे एग्जाम्पल में दिया है कि और यूज़ कर सकते हो। यहाँ पे AND यूज़ करने के लिए एंड यूज़ करना है। अभी हम देखेंगे कि उसको प्रैक्टिकली कि कैसे एग्जीक्यूट करते हैं ansible प्लेबुक फॉर कंडीशन। तो कंडीशन की प्लेबुक यहाँ पे लिखी हुई सेम हम यूज़ कर रहे हैं। मैं कंसोल पे जा रहा हूँ, एक बार आपको प्लेबुक दिखा देता हूँ। और ये अपनी प्लेबुक है जहाँ पे हमने ansible OS फैमिली Debian दिखा है और दूसरा ansible OS फैमिली Red Hat है। अभी मैं इसको रन कर रहा हूँ। ansible प्लेबुक HTTPD-i इन्वेंटरी। तो यहाँ पे 2 कंडीशन ट्रिगर नहीं होगा, एक स्कीप होगा, दूसरा इंस्टॉल होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये CentOS वाला स्कीप हो गया, Red Hat वाला इंस्टॉल हुआ। मतलब कि यहाँ पे Red Hat जो उसने कंडीशन सेटिस्फाई किया है एंड CentOS जो कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुआ इसलिए उसने स्कीप किया। मतलब अभी टास्क में कहीं फेल्यूर नहीं रहेगा, उसको कंडीशन सेटिस्फाई होगा तो एग्जीक्यूट करेगा, नहीं सेटिस्फाई होगा तो स्कीप करेगा। तो ये एग्जाम्पल था कंडीशन का। नेक्स्ट सेशन के अंदर देखेंगे हम कंडीशन के अंदर लूप कैसे यूज करेंगे। वेलकम बैक इन दिस सेशन ansible लूप। अभी हम इस सेशन के अंदर देखेंगे लूप को कैसे डिफाइन करें, उसको कैसे रीयूज करें। तो स्टार्ट करते हैं। हम डायरेक्टली कंडीशन पे जाते हैं कि क्या प्रॉब्लम है। तो प्रॉब्लम यहाँ पे मेरे पास प्रॉब्लम स्टेटमेंट में है कि मेरे पास मल्टीपल पैकेजेस है। सभी पैकेजेस पे कुछ इंफॉर्मेशन हमने डिक्लेयर की है कि कुछ ऐसे पैकेजेस है जिसको हम मैंडेटरी इंस्टॉलेशन जरूरी है, कुछ ऐसे पैकेजेस है जिसको ऑप्शनल में रखा है। तो हमने उसके लिए यहाँ पे एक रिक्वायर फील्ड दी गया है। रिक्वायर फील्ड में ट्रू फॉल्स वैल्यू दिया है। जैसे कि हमने पैकेजेस एज ए वेरिएबल डिक्लेयर किया है, उसके अंदर हमने 2 वैल्यू दिया है, नेम और रिक्वायर। तो नेम के सामने हमने रिक्वायर्ड ट्रू फॉल्स दिया है। तो जिसके अंदर ट्रू कंडीशन सेटिस्फाई है हमको वही पैकेजेस इंस्टॉल करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, तो उसके लिए हम लूप घुमाएंगे। तो पहले तो मुझे लूप में सारे पैकेजेस इंस्टॉल कर लेते हैं। लूप कैसे डिक्लेयर करेंगे, तो LWP लूप डिक्लेयर करना है। उसके अंदर अपने को कौन से वेरिएबल पे लूप घुमाना है। तो यहाँ पे हम पैकेजेस को रेफर कर रहे हैं। मेक श्योर कि डबल कोट जब भी डायरेक्टली यूज़ करो आपका वेरिएबल तो डबल कोट में होना चाहिए, कर्ली ब्रैकेट के अंदर। दूसरा क्या है कि लूप में हमको मूव करना है बट कंडीशन भी यूज़ करना है। तो कंडीशन कैसे यूज़ करेंगे कि जो आइटम, मतलब जो हम आइटम मीन्स कि जो पैकेजेस के अंदर जो सब वैल्यू है, मतलब उसके जो पैरामीटर जहाँ पे 2 चीज़ है, एक नेम है दूसरा है रिक्वायर्ड।
तो रिक्वायर्ड फील्ड सेटिस्फाई इक्वल टू ट्रू हो तो ही मुझे मेरा मॉड्यूल इंस्टॉल करना है। यहाँ पे यम इंस्टॉल के अंदर जो नेम इक्वल टू HTTP लिखा है वो नहीं आएगा, मैं आपको दिखाता हूँ। एक्चुअली दैट्स बाय मिस्टेक लिखा है। तो यहाँ पे यम के अंदर यहाँ पे आएगा आइटम डॉट नेम। तो जैसे हमने यहाँ पे देखा लूप आइटम रिक्वायर्ड पे घूम रहा है, लेकिन इंस्टॉल क्या करना है कि पैकेज का नाम क्या है, तो HTTPD। तो यहाँ पे इंस्टॉलेशन के लिए नेम रहेगा। कंसोल पे चलते एक बार एग्जीक्यूट करने के लिए। तो मैं पहले अपनी प्लेबुक दिखा देता हूँ, loop.yml। यहाँ पे हमने क्या लिखा है कि यहाँ पे पैकेजेस जो डिक्लेयर किया है उसके अंदर हमने बोला कि HTTPD ट्रू है, MySQL ट्रू है और अपाचे फॉल्स है। तो अपाचे मुझे रिक्वायर्ड फॉल्स रखा है। दूसरा है हमने सेम कि यहाँ पे इंस्टॉलेशन आइटम डॉट नेम लिखा है और कंडीशन के अंदर अगर रिक्वायर्ड ट्रू है तो ही ये कंडीशन ट्रिगर होगा, तो ही ये इंस्टॉल होगा। और लूप हम पैकेजेस के अंदर मूव कर रहे हैं जो यही पैकेजेस वेरिएबल में डिक्लेयर किए हुए। अभी एग्जीक्यूट करते हैं अपनी प्लेबुक, ansible प्लेबुक loop.yml -i इन्वेंटरी। तो यहाँ पे 3 पैकेजेस के अंदर 2 इंस्टॉल हो गए, 1 स्किप होगा, मतलब कि अपना ansible स्क्रिप्ट फेल नहीं होगा। हाँ ओके, अभी अपना एग्जीक्यूशन कंप्लीट हुआ है। आप देख सकते हैं अभी 2 एग्जीक्यूशन पास हुआ है जिसका वैल्यू था ट्रू, एंड एक एग्जीक्यूशन जो अपाचे का था वो स्किप हुआ है जिसका वैल्यू था फॉल्स। सो दिस द वे आप अपना लूप यूज़ कर सकते हो। लूप के अंदर भी आप कंडीशन डिफाइन करना है तो वो भी कर सकते हो।